दोस्तों, मैं आपके बीच 70 पार्ट का स्टोरी एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। मेरी चाहत हो तुम जबरदस्त स्टोरी है, पूरा स्टोरी लास्ट तक सुने। सेजल जहाँ एक सीधी शादी प्यारी लड़की है, वही आर्यन उल्टा गुस्से वाला मुंहफट बंदूक की नोक पर काम करवाने वाला। आर्यन के आने से सेजल की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। क्या क्या होगा अंजाम, इस कहानी का पूरा सुनिए। सुबह के 5 बजे सेजल नहा धोकर तैयार होकर घर में एक कोने में बने मंदिर में जाती है। सेजल ने नीले रंग का चूड़ीदार सूट फुल स्लीव जो दूध से भी गोले बदन पर खिलकर निखर रहा था। लंबे बालों की चोटी बनाई हुई कमर तक उसकी चोटी आ रही थी। सेजल बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चूड़ीदार सूट तो अब फैशन में ही नहीं है, तो सेजल ने क्यों पहने हैं वो भी पता चल जाएगा बस थोड़ी देर में। मंदिर में सेजल बहुत ही धीमी आवाज में भगवान की आरती गाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान का आशीर्वाद लेकर सेजल ने घर की साफ सफाई की, फिर किचन में जाकर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी चाय बनाकर दादी के कमरे में लाती है। तब तक उसकी दादी भी उठ चुकी थी। सेजल अपनी दादी के गले लगते हुए गुड मॉर्निंग दादी। दादी गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया। सेजल ये लीजिए आपकी चाय। दादी आज तो पियेंगी ना मेरे साथ चाय? सेजल मुस्कुराते हुए जी दादी, मैंने आज अपनी भी चाय बना ली। दादी बोली मैं भी कैसी अभागन दादी हूँ, तुझे हमेशा मेरी ही फिक्र करनी पड़ती है, मैं तो तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। सेजल बोली दादी आप क्यों उदास होती ही, मेरे पास आप हो ना, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। दादी बोली बस यही तो है मेरे पास तुझे देने के लिए, और ये प्यार तुझे मिल भी मुझसे ही सकता है। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि तुझे कोई अच्छा सा राजकुमार मिले जो तुझसे प्यार करे और तुझे इस नर्क से निकाल कर लेकर जाए। सेजल बोली दादी मेरी किस्मत में किसी राजकुमार का प्यार नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्यार चाहिए मुझे। तभी बाहर से किसी के गरजने की आवाज आती है। ओ हीरोइन, आज चाय मिलेगी या नहीं, या खुद ही सारे दूध की चाय बनाकर पी ली। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसे घर लाने का फैसला लिया था। जब देखो घुसी रहती है उस कमरे में। सेजल डरते हुए आवाज लगाती है आई चाची जी बोलकर बिना चाय पिए जल्दी से बाहर आती है। दादी बोली अपने आप से ही पता नहीं क्या लिखा है इस बच्ची की नसीब में, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ होते हुए भी इसके पास कुछ नहीं है। सब कुछ इसी का है पर खुद मालिक बने बैठे हैं और इस बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया है। बाहर सोफे पर पैर पसारे निर्मला नाम की मोटी सी औरत बैठी हुई थी जो सेजल की चाची है। सेजल को देखते ही निर्मला आ गई अपनी दादी के कमरे से। सुबह सुबह गप्पे मारने के अलावा कुछ और काम भी कर लिया कर, सिर्फ रोटियां तोड़ने आती है, अगर उन्हें चाय दे दी हो तो हमें भी दे दो। सेजल डरते हुए जी जी चाची जी कहते हुए किचन में जाती है। इधर चाची का बड़बड़ाना शुरू है, काम भी कर लिया कर, कभी बिना काम किए कॉलेज मत चली जाए, जब देखो तो घूमने का बहाना चाहिए इसे। धर अभी घर का काम खत्म हुआ नहीं, 8 बजे महारानी को कॉलेज जाने की जल्दी हो जाएगी। विजय सेजल के चाचा जी कमरे से बाहर आते हुए अरे कितनी बार बोला है सुबह सुबह इसके मत्थे मत लगाकर, खुद का भी मूड खराब करती हो और हमारा भी। चाची तो क्या करूं, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेती ये तो, और तुम्हारी माँ को भी इसे बैठाने मजा आता है। चाचा किचन की तरफ तेज आवाज लगाते हुए जल्दी चाय बना कर ला। सेजल जी चाचा जी बस ला। सेजल जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाने लगी। इसी हड़बड़ाहट में उसका पैर हॉल में बिछे कारपेट में फंस गया, जिससे वो चाय की ट्रे समेत नीचे गिर गई। चाय गरम गरम थी जो सेजल के हाथ पर भी गिर गई, उसकी चीख निकल गई। चाची बोले हो गया, सत्यानाश कर दिया, सुबह सुबह नुकसान देखकर नहीं चल सकती। आंखें हैं या बदन पता नहीं किस ख्यालों में खोई रहती है, इतना महंगा कारपेट खराब कर दिया। चाचा गुस्से से सेजल के करीब आते हुए कर दिया ना हमारा सुबह सुबह दिमाग खराब। वही टूटे पड़े हुए कप के टुकड़े को उठाते हुए सेजल के हाथ के ऊपर रख दबा देते हैं। अपने दांत खींचते हुए एक कप चाय मांग ली तो कप ही तोड़ दिया। तुझे पाल रहे हैं ये क्या कम है जो तू नुकसान भी करने लग गई। सेजल रोते हुए बोली आचा चाचा जी दर्द हो रहा है प्लीज, गलती से गिर गई।
शोर सुन सेजल के चाचा का बेटा और बेटी दोनों अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आकर चुपचाप खड़े तमाशा देखते हैं। दादी भी धीरे धीरे चलते हुए बाहर आती है। दादी बिना सहारे के चल नहीं पाती थी। नजारा देख घबराते हुए विजय छोड़ दे बच्ची को। विजय अपनी माँ की तरफ देखते हुए बड़ा तरस आता है, इस बच्ची पर भी मेरे बच्चों पर तरस खाया है। दादी, तेरे बच्चे तरस खाने लायक बनाए हैं तूने, और तुम दोनों मियाँ बीवी हो ना अपने बच्चे को संभालने के लिए। अरे तेरे छोटे भाई की बेटी है, छोड़ दे उसे। विजय चिल्लाते हुए, नहीं था वो मेरा भाई समझी, हमेशा तुमने और तुम्हारे पति ने मुझसे ज्यादा उसे ही प्यार दिया, उसी के नाम प्रॉपर्टी कर दी सारी, अब उसकी गलती की सजा तो यही भुगतेगी ना। दादी रोते हुए, देख लड़की पर तरस खा ले, उसे दर्द हो रहा है। विजय, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था कि इसे दर्द भी होता है। विजय नीचे सेजल के पास घुटने के बल बैठ सेजल के बालों को पकड़ पीछे की तरफ खींचते हुए, आज तू कॉलेज नहीं जाएंगी, कर जल्दी घर का काम खत्म समझी। सेजल डरते डरते रोते हुए, मैंने सारा का काम खत्म कर दिया है, आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है, प्लीज जाने दीजिए, बहुत जरूरी है। चाचा बोला, कोई जरूरत नहीं है। सेजल अपने हाथ में आ रहे खून पर दूसरा हाथ रखते हुए, प्लीज चाचा जी। चाची बोली, जाने दो, इतनी फीस भरी है, फेल हो गई तो फिर से 1 साल की फीस भरनी पड़ेगी, मजबूरी भी तो है इसे पढ़ाना, वैसे भी बस आखिरी साल है इसका। चाचा उसके बाल छोड़ते हुए, ठीक है चल जा। सेजल वहां से टूटे हुए कप के टुकड़े एकत्र देकर जल्दी से उठ किचन की तरफ जाती है। गरम चाय गिरने की वजह से हाथ में जलन भी हो रही थी और कप लगने की वजह से खून भी निकल रहा था। सेजल किचन में ही फर्श पर बैठ दोनों पैरों के बीच अपने चेहरे को छिपाकर रोने लगती है। ये रोज का ही था, सेजल को तो आदत हो गई थी इन सब की, पर इसी सब वजह से वो हमेशा डरी हुई रहती थी। सेजल के मम्मी पापा की बचपन में ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। प्रॉपर्टी उसी के नाम थी, इसलिए उसके चाचा चाची उसे पाल रहे थे, या ये कह लो कि उसकी प्रॉपर्टी पर खुद ऐश कर रहे थे, और उसकी जिंदगी किसी जेल में पड़े कैदी से कम नहीं थी। वो सिर्फ अपनी दादी के अलावा वो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। किचन में दादी आकर उसका सिर सहलाते हुए, सेजल आंसू पोंछकर खड़े होते हुए, दादी मैं ठीक हूँ। दादी चल मेरे कमरे में, हाथ में दवाई लगा दूँ बेटा। सेजल बोली, नहीं दादी, अभी दीदी को भी नाश्ता देना है, फिर लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। दादी बोली, नाश्ता वो अपने आप नहीं ले सकती, पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो ऐसा बेटा मिला, नरक बना दी है तेरी जिंदगी इन्होंने। सेजल बोली, कोई बात नहीं दादी, आप रूम में बैठिए, मैं ठीक हूँ। बोलकर प्लेट में नाश्ता लेकर कामना, सेजल के चाचा की बेटी जो सेजल से 1 साल बड़ी है, के रूम में आती है। वही बाहर खड़ी होकर दरवाजा नोक करती है। कामना दरवाजे की तरफ देखते हुए, आजा तुझे बड़ा शौक है मुझे लेट करवाने का, चल जल्दी खाना दे। सेजल प्लेट कामना के सामने रख कर जाने लगती है। कामना उसे आवाज लगाते हुए रुके ले बोलते हुए उसकी तरफ एक जोड़ी पुराना सूट सलवार फेंकती है। पहन लियो, मैं नहीं पहनती अब। सेजल का मन तो नहीं था लेने का, पर वो जानती थी मना करने का मतलब है फिर से मार खाना। वो चुपचाप नीचे गिरा सूट उठाकर रूम में चली जाती है। दादी वही बैठी हुई थी। कपड़े देख गुस्से से पकड़ा दिया, फिर से उतरन, खुद तो नए कपड़े हर महीने लाते हैं, तुझे हमेशा पुराना देते हैं। सेजल कपड़े को अलमारी में रख दादी की गोद में सिर रख देती है। उसे रोना तो बहुत आता है, पर दादी के सामने अपने आंसुओं को संभालना सीख चुकी थी। सेजल बोली, दादी आप क्यों मेरी फिक्र करती हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मेरे लिए जरूरी है आप बस, और कुछ नहीं। दादी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती। चुपचाप सेजल के हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। सेजल उठते हुए, दादी आज लेट नहीं हो सकती, मैं चलती हूँ, खाना बनाकर रखा हुआ है, टाइम से पक्का खा लेना, और हाँ दवाई खाना मत भूलना। दादी बोली, ठीक है संभाल कर जाओ। सेजल, ठीक है दादी। सेजल कॉलेज के लिए निकलती है। वो कॉलेज आधे घंटे का रास्ता पैदल ही चलकर ही जाती थी, क्योंकि चाचा चाची किराया नहीं देते थे। कॉलेज में भी सेजल किसी से बात नहीं करती थी। एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस, जिसके बैक साइड में गार्डन में चारों तरफ फोल्डिंग बेड और कुर्सियां बिछी हुई है।
उसी बैक साइड की तरफ से सीढ़ियां ऊपर फ्लैट की तरफ जाती है। उधर 4 लड़के बहुत ज्यादा सहमे हुए से फर्श पर सिमटकर बैठे हुए हैं। उनके आसपास 3 लड़के बड़े आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं। चेयर पर बैठे हुए लड़कों के नाम है अंश, विवेक और विक्रम। तभी सामने गेट से एक लड़का 23-24 साल का, जिसका नाम है आर्यन, एक हाथ में गन पकड़े अंदर आकर फर्श पर बैठे लड़कों के सामने चेयर बिछाकर चेयर पर बैठते हुए, क्या बात है, आजकल बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ तुम्हारी। उनमें से एक लड़का डरते हुए, भाई अब नहीं होगा ऐसा कुछ भी। आर्यन दांत भींचते हुए गुस्से से उस लड़के का कॉलर पकड़ उसके माथे के बीचों बीच गन रखते हुए, तुम्हारे बाप की जागीर है। वो लड़कियां जो रोज पहुंच जाते हो उन सबको परेशान करने। लड़का डरते हुए, भाई अब कभी भी हम उस कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। आर्यन अंश, विवेक और विक्रम की तरफ देखते हुए, क्या करना है इनका। विवेक मुस्कुराते हुए, भाई इस बार माफ कर दो, अगली बार ऐसा करेंगे तो देखेंगे, फिर उठाकर ही तो लाना है यहाँ। आर्यन वापस उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोल, क्या करूँ तुम चारों का। एक लड़का कांपती हुई आवाज में, मैं। आर्यन बोला, ओ बकरी की औलाद, एक बात पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद किसी भी लड़की को तंग किया या सोचा भी तो इस बंदूक की सारी गोलियां तुम चारों के भेजे के पार होंगी। आर्यन बोला, मैं धमकी नहीं देता, सीधा करके दिखाता हूँ, समझा। लड़का बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप आर्यन भाई हो, हम अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आर्यन बंदूक वापस अपनी पैंट में फंसाकर लड़के के गालों को थपथपाते हुए, बच्चे तुम सबके लिए यही अच्छा होगा, चलो निकलो अब यहाँ से। चारों लड़के उठकर तेजी से भागते हुए निकलते हैं। आर्यन वहां से उठकर सामने बिछे दीवान के ऊपर लेटते हुए अंश से, ऋषभ कहाँ रह गया। अंश बोला, भाई वो तो काजल भाभी से मिलने गए हैं। आर्यन तीनों को घूरते हुए, तुम लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ऐसे ही पागल रहते हो या यही अजीब नमूना है। विक्रम हंसते हुए, भाई जब आपकी गर्लफ्रेंड होंगी तो आप अपने आप समझ जाओगे। आर्यन गुस्से से, चल हटना, ये लड़कियां सिर्फ चूना लगाती है और कुछ नहीं, इनके पीछे टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है सोकर मस्त टाइम पास करो। अंगड़ाई लेता हुआ वो प्रेम पुजारी से पूछियो कब तक दर्शन देगा। अंश ऋषभ को कॉल करता है। बात करने के बाद आर्यन से, भाई रास्ते में है ऋषभ भाई। आर्यन बोला, ठीक है। विवेक बोला, भाई वो मार्केट वाली दुकानों के किराया आ गया। आर्यन बोला, ठीक है, जितना किराया आया है उसका 50% नया सफर के अकाउंट में डाल देना और मैनेजर को भी इन्फॉर्म कर देना। विवेक बोला, भाई पर हर महीने तो 40% जाता है। आर्यन बोला, कहाँ पर अब से 50% डालना, खर्च बढ़ रहे हैं, और मैनेजर से पूछ भी लेना कि और जरूरत हो तो बता दे, उसी के हिसाब से बजट बना लेंगे। विवेक मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई। आर्यन बोला, विक्रम से उस सुनार का कमीशन आया। विक्रम बोला, भाई नखरे दिखा रहा था, ऋषभ भाई ने डोज दी है, शाम तक आ जाएगा। आर्यन बोला, ठीक, चलो निकलो अब, बाकी का काम कर लो। तीनों बाहर जाते हुए, ठीक है। ये है आर्यन, मम्मी बचपन में छोड़कर चली गई थी, भी पापा की 1 साल पहले बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। अकेले रहते हैं। ऋषभ बचपन का दोस्त है आर्यन का, दोनों पार्टनर है। आर्यन का वैसे तो अपना बंगला है पर वो वहां कभी जाता ही नहीं। प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है नीचे, ऊपर के फ्लैट में रहने लायक जगह बनाई हुई है, वही रहता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम तो दिखावे का है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की कमजोर नस को दबाकर पैसे ऐंठने का काम करता है, पर वो पैसे लगाता कहाँ है वो भी पता चल जाएगा आगे। गुस्सा तो नाक में रहता है, भाईगिरी का काम में अव्वल है। दोस्तों आगे सुनिए पार्ट 2 मेरी चाहत। और तुम अगर स्टोरी अच्छा लग रहा हो तो स्टोरी को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि टोटल स्टोरी आपको कितने दिनों में चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।